हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भाषा शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा शिक्षण जो है शिक्षण प्रशिक्षण में एक बहुत ही जरूरी आवश्यक सब्जेक्ट है। ये सामान्य शिक्षण में भी और स्पेशल एजुकेशन में दोनों में इसकी आवश्यकता होती है। तो आज हम भाषा शिक्षण का महत्व, उद्देश्य एवं कौशल, भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, इसका उद्देश्य क्या है और कौशल क्या है। क्योंकि जब तक हम भाषा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो हमारा शिक्षण प्रशिक्षण कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। भाषा किसको कहा जाता है? सबसे पहले है भाषा क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि भाषा किसी भी अपने गतिविधि को हम सामने वाले को संप्रेषित करते हैं तो वही भाषा कहलाती है। जो बात हमें कहना है, जिस माध्यम से हम कहते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में 7,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा भी देश जो है बहुत बृहद देश है। हमारे देश में भी विभिन्न भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं हैं। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपनी मातृभाषा का उपयोग करता है, क्योंकि वो अपने घरों में जो सुनता है, जो बोली जाती है बोली, तो उसी से पहला जो भाषा का शिक्षण प्रारंभ होता है बाल्य अवस्था से। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले है प्रस्तावना। गत शताब्दी के तीसरे दशक में शोधकर्ताओं को यह विश्वास हो चला था कि अब पृथ्वी पर मानव निवास के लिए उपयुक्त किसी भूभाग की खोज होना शेष नहीं रहा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े द्वीप न्यू गिनी की पूरी लंबाई में फैले करीब 400 मील की खतरनाक पहाड़ी श्रृंखला में अभी भी पाषाण युग के कई लाख लोग बसे हुए हैं, जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं है। यहाँ पहाड़ी श्रृंखला के दोनों ओर बसे आदिवासी, बगान मालिक, ईसाई, पादरी आदि यह समझते थे कि वह एक ही पहाड़ी श्रृंखला है, जबकि वास्तविकता यह थी कि वह एक नहीं बल्कि समानांतर चल रही दो श्रृंखलाएं थी, जिनके बीच एक लंबा शीतोष्ण पठार था। शोधकर्ताओं ने पाया, उनको लगा, जो हमारे विश्व के बड़े बड़े शोधकर्ता हैं, कि पूरी दुनिया की खोज हम लोग कर चुके हैं, कोई चीज शेष नहीं रहा है। लेकिन एक द्वीप है न्यू गिनी, उसकी लंबाई में फैली करीब 400 मील की खतरनाक पहाड़ी श्रृंखला में जो लोग बसे हुए हैं, उनका रहन सहन पाषाण युग वाला है।
वो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। हमारे भी देश में अंडमान निकोबार में एक जनजाति पाई जाती है। उस जनजाति का संपर्क अभी भी बाहरी दुनिया से नहीं है। वो जो बोली भाषा जानते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बोली जाती है। तो वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, दोनों में जो एक संवाद प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। इसी के चलते वो बाहरी दुनिया से अभी भी कटे हुए हैं। उनका रहन सहन एक द्वीप के विशेष क्षेत्र में ही है। न कभी वो बाहर निकलते हैं किसी भी आवश्यकता के लिए। जो उनके आसपास मौजूद हैं उसी से अपना जीवन यापन करते हैं वे लोग। कई उपजाऊ घाटियां थी जहां की परिस्थितियां मानव जीवन के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। इस रहस्य पर से पर्दा तब उठा जब एक बड़ी नदी की सहायक के पानी में सोने के कण पाए गए। शोधकर्ताओं को क्या मिला कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसकी जानकारी नहीं थी। तो नदियों के माध्यम से, क्योंकि नदी का पानी किसी क्षेत्र से बहकर जितनी उसकी लंबाई होती है नदी की, उस हिसाब से विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में वो नदी बहती है। तो उस नदी के पानी में सोने के कण पाए गए। इससे शुरू हुई सोने की खोज की दौड़ से में माइकल लेही नाम का एक ऑस्ट्रेलिया वासी एक अन्य उद्यमी के साथ मैदान में बसे आदिवासियों के एक छोटे से समूह को लेकर 26 मई 1930 को इस सहायक नदी के मुहाने की खोज के लिए निकला कि सहायक नदी का मुहाना कहाँ पे है। काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद जब यह दल पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो मीलों दूर एक समानांतर पहाड़ी श्रृंखला को देखकर अचंभित रह गया। दोनों श्रृंखलाओं के बीच दूर तक फैले हुए उपजाऊ मैदान थे। दोनों जो पर्वत श्रृंखला थी वो समानांतर थी। उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच तक जो बीच की भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। पर्वतों के आसपास की मिट्टी वैसे भी उपजाऊ होती है क्योंकि वो मिट्टी पहाड़ों से बहकर के आती है। रात होते ही उनका आश्चर्य भय में बदल गया क्योंकि घाटी में जगह जगह रोशनी दिखाई दे रही थी जो मानव बस्तियों के होने का संकेत दे रही थी। अभी तक इनको ज्ञात था कि यहाँ पर मानव बस्ती नहीं हो सकती है, लेकिन जब रात हुआ तो दुनिया में कहीं पर भी मनुष्य निवास करता है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है, चाहे रोशनी के लिए, खाना पकाने के लिए, तो वो किसी न किसी स्रोत का उपयोग करता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, पहले लकड़ी को जला करके रोशनी किया जाता था। समय के साथ परिवर्तन हुआ, पेट्रो केमिकल्स जो हैं, तेल हैं, पेट्रोलियम, उससे रोशनी ऊर्जा के रूप में उपयोग किया गया। समय का बदलाव हुआ, पहले दिया सलाई होता था, लालटेन होता था, और समय के साथ साथ अभी मनुष्य कहाँ तक पहुंच गया है, बिजली, बिजली से भी आगे सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विभिन्न स्रोत। तो वहां पर जब रोशनी दिखाई दिए
तो उनको पता चला कि यहाँ मानव बस्तियां हो सकती हैं, क्योंकि बिना बस्ती का कोई रोशनी नहीं आएगा। उनसे संघर्ष की आशंका में इन्होंने किसी प्रकार रात गुजारी, और सुबह जब इनका संपर्क पहाड़ के उन्मूल निवासियों से हुआ तो आश्चर्य दोनों ओर दिखाई दे रहा था। ऐसा होता है कि जब सामने वाला हमारी भाषा को नहीं समझ पाता है तो उस समय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनको लगता है कि ये बाहर से आए हुए व्यक्ति हमारी जगह जमीन, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर कब्जा करेंगे, हमको मार भी सकते हैं। तो संवाद का अभाव रहता है। जब तक दोनों लोग का भाषा जो संप्रेषण दोनों ओर से नहीं हो पाएगा, तब तक एक दूसरे को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसी में हमारी भाषा जो है वो काम आती है। जैसे आज के समय में वैश्विक भाषा अंग्रेजी है, वैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो चीनी भाषा है, अंग्रेजी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी जो है वैश्विक भाषा है, पूरी दुनिया के लोग इसको समझते हैं। इस लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो पूरी दुनिया के लोग कुछ ना कुछ जरूर समझेंगे। लेही जो थे वो अपने डायरी में क्या लिखे हैं कि जब ये मूल निवासी दिखाई दिए तो बड़ी राहत का अनुभव हुआ। पुरुष वर्ग जो आगे था तीर कमान लिए हुए था, उनके पास हथियार औजार क्या है, तीर कमान थे। और स्त्रियां जो पीछे थी अपने हाथों में गन्ने के डंडे लिए हुए थे। उनके पास जो उपलब्ध था उसको वो लिए हुए थे। वो गन्ने को मजबूत मजबूत गन्ने को डंडा के रूप में बनाई हुई थी, और जो पुरुष थे वो तीर कमान लिए हुए थे। जब इवुंगा लेही का एक आदिवासी सहयोगी ने स्त्रियों को देखा तो वह तुरंत बोला कि इनसे संघर्ष होने की संभावना नहीं है। हमने उन्हें आगे आने को इशारा किया। जब भाषा एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं तो कुछ इशारा में बातें हो सकती हैं। जैसे हमारे स्पेशल एजुकेशन में HI हेयरिंग इम्पेयरमेंट लोग जो होते हैं वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। सामान्य तौर पर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, स्कूल नहीं कभी गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो गांवों में निवास करते हैं, तो वो इशारा से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या आवश्यकताएं हैं। जब उन्होंने आगे आने का इशारा किया, वे सतर्कता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े, और जब वे काफी नजदीक आ गए तो हमें स्पष्ट दिखाई दिया कि वे हमें देखकर भौचक्के थे। जब मैंने अपना हेट उतारकर उनका अभिवादन किया, जो मेरे नजदीक आ गए थे वे भय से पीछे हट गए। जब शोधकर्ता जो लेही थे वे हैट पहने हुए थे, वो हैट उतार करके अपनी भाषा में उनका अभिवादन किया तो वो डर गए, पीछे हट गए। फिर डरते डरते एक बुजुर्ग मेरे पास आया और उसने छू करके यह जानने का प्रयत्न किया कि मैं वास्तविक इंसान हूं या कोई भूत। कहीं पर भी कहा गया है, हमारे क्षेत्रों में भी कहा जाता है कि बुजुर्ग लोगों का विशेष रोल होता है किसी भी कार्य में, क्योंकि जीवन में उनको उतना अनुभव मिल चुका है। आज के नए दौर में नई पीढ़ी जो है बुजुर्गों का आत्मसम्मान नहीं दे पा रहे हैं। बुजुर्ग उनको बोझ लगने लग गए हैं। जगह जगह
वृद्धा आश्रम खुल गए हैं बड़े बड़े शहरों में, पहले नहीं होते थे। पहले आज का परिवेश जैसे बदल रहा है, आधुनिक युग जिसको हम कह रहे हैं, वो युग हमें रसातल की ओर ले जा रहा है। पहले गांव में बैल भी होता था, बैल का सालों भर काम नहीं होता था। जब खेती का कार्य होता था तो बैल से लिया जाता था, उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं होती थी। फिर भी उसको भोजन पानी दिया जाता था। लेकिन आज के परिवेश में बड़े बड़े जो शहरें बोली जाती है, मेगा सिटी, वहां पर वृद्धा आश्रम खुल चुके हैं। उनके बच्चे क्या करते हैं, काम का बहाना बना करके हमारे पास टाइम नहीं है, माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। भले वहां पर खर्चा देंगे, लेकिन वहां पर बुजुर्गों का रहने का जगह नहीं है। किसी भी बुजुर्ग को जब तक उसका शरीर चला तब तक वो परिवार में अपना योगदान दिया, और जब हमारी जरूरत है उनको तो हम वृद्धा आश्रम में पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे अनुभवी व्यक्ति हैं। हमें अनुभव की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के हम जीवन के किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। हमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वकील के यहाँ जाते हैं, उनको फीस देते हैं, उनका जो न्यूनतम तय है कि ये पहले हम लेंगे पैसा तब एडवाइस देंगे अपना, तो वहां पर क्या करते हैं, हम उनकी एडवाइस को, उनकी सलाह के लिए पैसा देते हैं। लेकिन हमारे गांवों में, घरों में जो बुजुर्ग मिलते हैं वो फ्री में भी एडवाइस देते हैं, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है। उनको क्या चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वही चाहिए, लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम चल रहा है। तो उनमें से जो बुजुर्ग व्यक्ति था, अनुभवी व्यक्ति था, वो आया, क्योंकि ये लेही जो थे गोरे थे, वे लोग वहां पे जो रहते हैं वे जनजाति के लोग हैं। तो इनको देख करके सहसा विश्वास नहीं हुआ कि आदमी भी ऐसा हो सकता है क्या, इतना गोरा, समझ में नहीं आ रहा है, धूप में आंखें नहीं टिक पा रही हैं, अपनी कौम को वो देख रहे हैं और दूसरी तरफ उनको देख रहे हैं। तो क्या है, उन्हें क्या लगा कि आदमी नहीं है, ये भूत है, पिशाच है, क्या है, किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी है, कोई जादूगर है हमें। तो वो डरते डरते बुजुर्ग पहुंचे। फिर वह बुजुर्ग क्या किया, घुटनों के बल बैठ गया और मेरे खुले हुए पैरों की गोरी चमड़ी को रगड़कर देखा, शायद यह जानने के लिए कि इस पर रंग तो पूता हुआ नहीं है। वो क्या किया कि घुटनों के बल बैठ गया और लेही के पैर के चमड़ों को रगड़ के देखने लगा कि कहीं ये कोई पेंट वेंट तो नहीं किया है, कोई कलर तो नहीं किया है। अगर कलर होगा तो रगड़ने में छूट जाएगा, क्योंकि कोई भी कलर हमारे शरीर की जो बनावट है, जो रंग है, जो हमें प्रकृति से मिली है, वही नेचुरल है। बाकी हम कितना भी मार्केट में बहुत सारे क्रीम वगैरह क्या क्या अवेलेबल हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। पानी की तरह पैसा बहाएंगे, महंगा महंगा चीज है। आजकल क्या क्या हो रहा है, ब्लीच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या वो परमानेंट है? नहीं है। कुछ दिनों में उसकी रंगत वापस आएगी ही आएगी। जो हमारा नेचुरल है वही रहेगा। तो रगड़ के देख रहा है, ये कलर है, छूट रहा है, तो
वो तो शोधकर्ता थे, वो सचमुच में गोरे थे, तो वो छूटेगा कहां से। थोड़ी देर में स्त्रियों और बच्चों ने भी आगे आने की हिम्मत जुटा ली और पूरा शिविर उनकी चहल पहल तथा बकबक से भर गया। उनके लिए जो नया था उसकी ओर इशारा कर रहे थे, उसे छू करके देख रहे थे। कौतूहल, उत्सुकता थी, क्योंकि वैसे लोगों को वो देखे नहीं थे। पहले यातायात के इतना साधन नहीं थे, तो बहुत से लोग बहुत सी चीजों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज के समय में यातायात का साधन, संचार का साधन इतना सुलभ है कि बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती है। उनकी बकबक वास्तव में उनकी भाषा थी। वे जनजाति लोग अपने में जो शोधकर्ता लिख रहे हैं कि बकबक कर रहे थे, तो वो क्या थी, वो अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। यह अनजान भाषा उन 800 भाषाओं में से एक जो उन पहाड़ी मूल निवासियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी और जिनका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन 60 के दशक तक चलता रहा। लेही का उन मूल निवासियों से पहला संपर्क इस प्रकार के संपर्कों में से एक था जो पृथ्वी पर पूर्व में बार बार घटित हुए थे, और हर बार मूल निवासियों की बकबक एक संपूर्ण विकसित भाषा सिद्ध हुई थी। तो वर्तमान इकाई में ये एक उदाहरण दिया गया है कि जब हम अनजान जगह पर, वैसे जगह पे जाते हैं जहां पर सामने वाला का भाषा ना हम समझ पाते हैं, ना हमारा भाषा वो समझ पाता है, तो ऐसी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। अब हम इस इकाई में यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि यह भाषा है क्या, और इसके शिक्षण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा शिक्षण में हमें किन किन, क्योंकि भाषा ही है जिसके बल पे हम किसी भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं।